बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए जो बीएससी इंग्लिश लिटरेचर या भी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है या इससे हायर लेवल के लिए इसकी अफादियत यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर से जिसका ताल्लुक़ है वो सब के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? रोमांटिक मूवमेंट इन द इंग्लिश लिटरेचर या रोमांटिसिज्म जिसको कहा जाता है या रोमांटिक एज जिसको कहा जाता है, ये जिसको एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में रोमांटिसिज्म का या रोमांटिक मूवमेंट का या रोमांटिक एज का या एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ या एस.टी. कॉलरिज या जॉन कीट्स का, ये जितने भी मतलब है रोमांटिक एरा के पोइट्स थे उन सब के एज के तौर पे ये बहुत ही मशहूर है। तो इसकी जो है इस पे डिटेल लेक्चर सुनने के लिए और देखने के लिए आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी कारआमद और सूदमंद रहेगा और आप लोग के लिए जो है बिल्कुल एक तैयार लुकमे की तरह हम उसको प्रेजेंट करेंगे और जो इजली डाइजेस्टेबल है। स्टे कनेक्टेड रहे। तो सबसे पहले आप लोग किसकी तरफ आ जाए? इंट्रोडक्शन की जानिब। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूँ कि रोमांटिक मोमेंट या रोमांटिसिज्म जिसको कहा जाता है या रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड जिसको कहा जाता है या जिसको एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, ये बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था? 1798 में, यानी 1798 से ये स्टार्ट हुआ था। और इसकी जो यानी मतलब है कब तक ये जारी रहा? 1837 तक, यानी 1798 से लेकर 1837 तक ये रोमांटिक मूवमेंट जो था या रोमांटिसिज्म जो था या रोमांटिक एज जो था वो यानी हिस्ट्री में जो है आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ तक जारी रहा। तो ये रोमांटिसिज्म का जो मूवमेंट है, द रोमांटिसिज्म मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर एमर्ज इन द लेट 18th सेंचुरी एंड रीच इट पीक ड्यूरिंग द अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी। यानी ये लेट 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी के आखिरी अयाम में शुरू हुआ था और 19th सेंचुरी के मिड तक या उसके दरमियान तक वो गया था। इट वाज अ रिस्पॉन्स, और ये कौन सा मूवमेंट, कौन सी तहरीक थी? एक जवाब के तौर पर, एक रिएक्शन के तौर पर मर्ज वजूद में आया था। किसको जवाब के तौर पर? टू द इंटेलेक्चुअल, उस इंटेलेक्चुअल या रीजन पे यानी यकीन रखने वाले के खिलाफ या सोशल चेंजेस के खिलाफ या समाज के अंदर तब्दीलियों के खिलाफ, brought about by the industrial revolution and the age of enlightenment। यानी रोमांटिसिज्म पीरियड से पहले एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गुजर चुका था जिसने यानी काया पलटा था, और उससे पहले यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और साथ साथ एज ऑफ इनलाइटमेंट था। और ये लोग जो थे यानी थॉट्स पे या जो रीजन पे या इंटेलेक्ट पे या जहानत पे ज़्यादा बिलीव रखते थे, और इसी वजह से यानी ये साइंटिफिकल रेवोल्यूशन भी था या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था। और इस एज को एज ए रिएक्शन या रिस्पांस के तौर पर यानी ये रोमांटिसिज्म या रोमांटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज वो कहाँ से जोर देता है? द इंडिविजुअल इमेजिनेशन, यानी ये किस चीज़ पे जोर देता है? यानी रोमांटिक पीरियड के अंदर कौन सी बेसिक चीज़ें होती है? यानी जिस तरह मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या एज ऑफ इनलाइटमेंट के अंदर रीजन या इंटेलेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, इसमें जो है इमेजिनेशन और इमोशन को यानी रोमांटिसिज्म में ज़्यादा तरजीह दी गई है। और इसी तरह वहाँ कलेक्टिवलिज्म पे ज़्यादा तवज्जो थी, यहाँ इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअलपन को या इंफरादियत को ज़्यादा यानी फोकियत हासिल है रोमांटिसिज्म में। और इसी तरह नेचर को वो ड्रेडफुल अंदाज से शो करते थे, और ये जो है नेचर को इंस यानी एक स्पिरिचुअल अंदाज से पेश करते थे।
और इसी तरह ये रोमांटिसिज्म के दौर में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स या सुपरनेचुरल मशीनरी का यूजेज होता था और वो लोग इसकी यूजेज से इतने वो थे। और इसके अलावा इन रोमांटिसिज्म के एज में रिजेक्टिंग द रेशनल एंड साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू ऑफ इनलाइटमेंट, यानी उन्होंने इनलाइटमेंट या उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के उस रेशनल या रीजन या इंटेलेक्ट या दिमाग पे मबनी या साइंसी वर्ल्ड व्यू नुक्ता नजर को जो है यानी क्या किया था, यानी वो उसको रिजेक्ट किया था और उसको एज ए रिएक्शन। तो हियर आर सम की डिटेल्स अबाउट द रोमांटिसिज्म मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। ये बाद में एक एक आप लोग के सामने पेश करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग ये जान लें कि 1798 से शुरू हुआ और 1837 तक जारी रहा। ये लेट 18th सेंचुरी से शुरू हो जाता है और मिड 19th सेंचुरी तक जारी रहता है। और उससे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है या एज ऑफ इनलाइटमेंट है, ये उसके मुखालिफ या एज ए रिएक्शन यानी रद्द-ए-अमल के तौर पर मार्ज वजूद में आता है। तो इसके अंदर मजीद फिर क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ आप लोग के सामने रखता हूँ ताकि आप लोग नोट्स भी बना सके और किसी के सामने यानी अगर आप प्रोफेसर है या टीचर है या यानी स्टूडेंट है तो प्रेजेंट करने के काबिल भी हो। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब की डिटेल्स आप लोग नोट कर लें सेकंड स्लाइड पे, यानी नंबर 1, नंबर 2 पे एम्फेसाइज यानी एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म पीरियड में क्या था, यानी उससे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या एज ऑफ इनलाइटमेंट पे रीजन और इंटेलेक्ट पे ज्यादा जोर दिया था और यहाँ पे किस चीज पे ज्यादा जोर, रोमांटिक राइटर वैल्यूड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंस इमोशंस सच एज लव, लॉन्गिंग एंड डिस्पेयर। यानी यहाँ पे एक तो जज्बात को ज्यादा फोकियत यानी हार्ट को ज्यादा फोकियत हासिल थी और इमेजिनेशन या तस्वुरात को यानी रिकलेक्शन ऑफ पास्ट मेमोरी इन द ट्रंक्विलिटी या इन द सीरीन एटमॉस्फेयर, वो इमेजिनेशन और इस पे भी कभी एक लेक्चर करेंगे। तो रोमांटिक एरा के जो पीरियड था बेसिकली वो लॉ को, लॉन्गिंग यानी विशेस को एंड डिस्पेयर और मायूसी को और इन जज्बात की अक्कासी के लिए उन्होंने यानी इस चीज को ज्यादा वैल्यू दी। दे सेलिब्रेटेड द पावर ऑफ इंडिविजुअल इमेजिनेशन एंड बिलीव्ड इट कुड रिवील डीपर ट्रूथ्स अबाउट द वर्ल्ड। यानी इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल इमेजिनेशन को ज्यादा फोकियत दी और रोमांटिसिज्म के पीरियड में, और उनका ये यकीन था कि ये डीपर ट्रूथ्स को यानी गहरे सच्चाई को जो है यानी सामने ले आते हैं दुनिया के मुतालिक। यानी बेसिकली इस नंबर 2 बात से हम ये पहचान सकते हैं कि ऊपर वाला यानी जो एज ऑफ रिवोल्यूशन था या साइंटिफिक रिवोल्यूशन था या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था या एज ऑफ इनलाइटमेंट था, वो बेसिकली यानी हम उसका ताल्लुक माइंड से था, यानी वो माइंड पे बिलीव या रीजन पे बिलीव या इंटेलेक्ट पे बिलीव रखने वाले लोग थे। और ये जो रोमांटिसिज्म का पीरियड है ये बेसिकली हार्ट के फॉलोअर है, यानी इमोशन को तरजीह देने वाले और इमेजिनेशन को तरजीह देने वाले, और इस चीज को वो बेहतर समझते थे। इसी तरह थर्ड नंबर पे जैसा स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, नेचर एंड द सब्लाइम, यानी रोमांटिक पोएट्स एंड राइटर फाउंड सोलेस एंड इंस्पिरेशन इन द नेचुरल वर्ल्ड। दे ऑफन पोर्ट्रेट नेचर एज ए सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल रिन्यूअल एंड एज ए काउंटर बैलेंस टू द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द कंसेप्ट ऑफ सब्लाइम, द ओवरवेलमिंग experience of awe and terror in the face of nature grandeur was a recurring theme। यानी बेसिकली यहाँ पे यानी नेचर एंड सब्लाइम की जो यानी परसेप्शन है यहाँ पे क्या है कि उस एज ऑफ रिवोल्यूशन में या साइंटिफिक रिवोल्यूशन में या साइंटिफिक एज में या जिसको आप लोग क्लासिकल एज भी कह सकते हैं, उस क्लासिकल एज में बेसिकली क्या था, नेचर को ड्रेडफुल अंदाज से यानी ऐसे यानी खौफनाक अंदाज से पेश किया था। लेकिन यहाँ रोमांटिसिज्म में नेचर को स्पिरिचुअल और एक इमोशनल रिन्यूअल के लिए यानी अपने जज्बात को दोबारा ताज़ा करने के लिए यानी उसको पेश किया गया है, और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को उसने यहाँ पे रोमांटिसिज्म में पॉजिटिव एस्पेक्ट में पेश किया है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इसके दरमियान। इसके अलावा रोमांटिसिज्म के पीरियड में फोर्थ नंबर पे इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी यहाँ इंडिविजुअलिटी को या इनफरादियत को ज़्यादा अहमियत हासिल है, इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा अहमियत हासिल है, यानी इनफरादियत पे ज़्यादा जोर देते हैं ये रोमांटिसिज्म
period, any romanticism celebrated the uniqueness and subjectivity of the individual, any individual के subjective approach को या subjectivity को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी वजह से writer focus on exploring their own emotion, experiences and perspective, often using first person narrative and introspective लिरिक पोइट्री। यानी बेसिकली सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिविजुअलिज्म से मुराद ये है कि इनकी जो पोइट्री है यानी किसकी, रोमांटिक एज के यानी शायरों की, वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। और सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है, जो सब्जेक्टिविटी पे मुश्तमिल होती है। और सब्जेक्टिविटी क्या होती है, जिसके अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई, माई, मी, वी और अस इस्तेमाल हो चुका होता है, यानी जिसमें मुसन्निफ के खुद अपनी ज़ात को भी उसने शामिल किया होता है, और उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। और ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पे होती है, यानी क्लासिज्म में होती है, या एज ऑफ रिवॉल्यूशन में होती है, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में होती है। यानी उसके अंदर क्लासिज्म में यानी क्या था, ऑब्जेक्टिव अप्रोच था, और यहाँ पे क्या चीज़ है, यानी सब्जेक्टिव अप्रोच है, यानी सब्जेक्टिविटी है। इसी वजह से इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ये तो रोमांटिसिज्म के यानी कुछ ऐसे की एलिमेंट्स है जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा 5th नंबर पे रिबेलियंस अगेंस्ट द सोशल कन्वेंशन। रोमांटिसिज्म चूंकि एज ए रिएक्शन आया था, तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या क्लासिकल पीरियड में जितनी भी चीज़ें थी उन सब को तकरीबन उन्होंने रिजेक्ट किया था। स्पेशली यानी जो सोशल नॉर्म एंड कन्वेंशन थे, जितने भी समाज के रिवायात और रसूमात थे, उन सब को उन्होंने रिजेक्ट किया था। और राइटर्स sought टू ब्रेक फ्री फ्राम सोसाइटल कंस्ट्रेंट, और चाहते थे यही मुसन्निफिन ताकि मुआशरे की उन पाबंदियों से अपने आप को आज़ाद किया जा सके, एंड एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट विद द एस्टेब्लिश ऑर्डर, और अपनी यानी गैर मुतमईनपन को जाहिर कर सके उस यानी पहले से मौजूद सारे सिस्टम के साथ। चैम्पियनिंग यानी पर्सनल फ्रीडम एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, और अपनी इनफरादी यानी खुद मुख्तारी को कायम कर सके और ज़ाती आज़ादी को कायम कर सके। तो इसी वजह से उन तमाम सोशल कन्वेंशन, सोशल रिवायात, सोशल जो है ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यूज़, उन सब के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान बगावत जो है बुलंद किया था। और यही रोमांटिसिज्म की खासी अक्कासी है। आप लोग पी.बी. शैले में भी देख सकते हैं, एस.टी. कॉलरिज में भी इसे देख सकते हैं, और सारे रोमांटिक एरा के पोइट्स और राइटर्स में भी आप लोग इस बात को जो है वाज़े सबूत आपको मिल जाएंगे। इस तरह 6 नंबर पे क्या है, यानी सुपरनेचुरल एंड गॉथिक एलिमेंट। यानी इनकी रोमांटिसिज्म के यानी राइटर्स की वर्क्स में आपको सुपरनेचुरल मशीनरी की यूजेज आएगी। यानी रोमांटिक लिटरेचर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड सुपरनेचुरल गॉथिक एलिमेंट। Writer were drawn to mysterious, the airy, and the supernatural, using these elements to explore the depth of the human psyche and to evoke the intense emotion. ये गॉथिक एलिमेंट जिसमें रस्कलिज्म होती है या जिसमें जो है मेडिवल एज को जो है वो फॉलो करते हैं, और इसके अलावा सुपरनेचुरल मशीनरी को वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक तो मिस्टीरियस यानी पूरी इसरार तौर पे वो एक नई यानी चीज़ों को वो कर सके, और उससे इस चीज़ों के इस्तेमाल से उनका मकसद ये था ताकि इंसान के उस साइकी के डेप्थ्स को या गहराई को मालूम किया जा सके, और उसके इंटेंस इमोशन या शिद्दत पे बनी या शिद्दत पे मबनी जो है जज्बात की अक्कासी की जा सके। इसी वजह से गॉथिक एलिमेंट और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को वो ज़्यादा फोकियत देते थे क्लासिकल की बनिस्बत। और इसके अलावा 7 नंबर पे रिवाइवल ऑफ मेडिवलिज्म, यानी दरमियानी या वस्ती यानी जितने मिडल एजेस के जितने भी राइटर्स थे या टाइम था, उसको रोमांटिक एज के राइटर ने उसको जो है यानी परसू किया अपने वर्क्स में। यानी रोमांटिक राइटर लुक बैक टू द मिडल एजेस एज ए टाइम ऑफ ग्रेटर फ्रीडम, एडवेंचर एंड पैशन। यानी उसने यानी मिडल एजेस को एक जज्बे के तौर पे, एक मुहिम के तौर पे और एक आज़ादी की खातिर दोबारा उन्हें देखा। दे ड्रीव इंस्पायरेशन फ्रॉम द मेडिवल मिथ्स, legends and the folklore, incorporating these elements into their works। और इसी वजह से उन्होंने मेडिवल एज को एक इंस्पायरल चीज़ के तौर पर स्टडी किया और उन तमाम एलिमेंट्स को अपने वर्क्स में जो है यानी इसी वजह से उनके मिथ्स को ख़ास तौर पर जो ग्रीक्स मिथ्स है या हेलेनिज्म है या मुख्तलिफ सारी चीज़ें आप लोग को इसके वर्क्स में मिलेंगे, तो इसी वजह से कि वो मेडिवल को एक यानी एक इंस्पायरल या एक जो है इंस्पायरेशन के तौर पे यूज़ करते थे। तो ये तो मेडिवलिज्म को भी यानी रोमांटिसिज्म के यानी एलिमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं कि इनके काम में जो है मेडिवलिज्म के एलिमेंट भी है। और इसके अलावा यानी रोमांटिसिज्म के पीरियड में आप लोग को एम्फेसिस ऑन दी इम्प्रैक्टिकल एंड इम्प्रैक्टिकलिटी, यानी इम्प्रैक्टिकल और
प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। यानी कैसे, यानी जो प्रैक्टिकलिटी, यानी जो आप लोग जो है मुकम्मल यानी मशकीपन जो है वो उसको यानी गैर मशकीपन में उन्होंने तरजीह दी है। कैसे, रोमांटिसिज्म एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ वैल्यू पैशन, इंट्यूशन एंड आइडियलिज्म और द रीजन एंड प्रैक्टिकलिटी। यानी वो प्रैक्टिकल या अमली तौर पे या रीजन के बरक्स उन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा फोकियत दी, अपने जज्बात को, अपने जज्बात को और अपने फीलिंग्स को और अपने आइडियलिज्म को, जिस तरह वो ग्रीक से वो ये चीज़ लेके आए थे। तो इसकी बजाय वो प्रैक्टिकलिटी के मुखालिफ थे, इम्प्रैक्टिकल थे, और इसी वजह से वो रीजन के मुखालिफ थे, इसी वजह से वो इंट्यूशन को ज़्यादा फोकस करते हैं। द परसूट ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड लॉ was often depicted as more important than the material success or societal expectation। यानी समाज के तवक्कात पे या मटेरियल या मादी यानी कामयाबी के बरक्स उन्हें जो असल कामयाबी नजर आती थी वो खूबसूरती का पीछा था, या आर्ट का जो है पीछा था, या लॉ को जो है वो यानी बेहतर समझते थे। इसी वजह से अपने काम में, उनके कामों में यानी आपको या लॉ या आर्ट या ब्यूटी से रिलेटेड, जैसा कि जॉन कीट्स को आप लोग देखते हैं, मुख्तलिफ राइटर को आप लोग देखते हैं, इसमें आप लोग को इस इम्प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया है बनिस्बत प्रैक्टिकलिटी एंड रीजन के, जो क्लासिकल एज या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में था। 9 नंबर पे यानी प्रोमिनेंस ऑफ द रोमांटिक हीरो। यानी रोमांटिक हीरो का यानी रोमांटिक वर्क्स में के अंदर रोमांटिक हीरो या कोई भी जो हेरोइक डीड्स करता था, कैसे होता था। यानी रोमांटिक लिटरेचर ऑफन फीचर अ प्रोटैगनिस्ट हु वाज अ मिसअंडरस्टूड आउटसाइडर, अ wanderer, or a rebel against the social norm. These romantic hero embodied the ideals of movement with their strong emotion, individuality and the quest for meaning। यानी यहाँ पे रोमांटिक हीरो जो है यानी ऑफन जो है वो उसका जो हीरो होता था या प्रोटैगनिस्ट होता था इनके वर्क का, वो तो या आम गलियों में फिरने वाला आम शख्स होता था, कोई बड़ा आदमी या कोई रॉयल फैमिली से क्लासिकल की तरह नहीं होता था। इन क्लासिकल वर्क में या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या साइंटिफिक वर्क में जो भी हीरो होता था वो रॉयल फैमिली या बड़े फैमिली से ताल्लुक रखता था, एलीट क्लास से। लेकिन यहाँ रोमांटिसिज्म में वो आम क्लास से या आम वंडर होता था, आम रिबेल शख्स होता था, जो उस सोसाइटल या सोसाइटी के उन चीज़ों के खिलाफ जो है वो यानी वो क्या रखता था, यानी सोशल नॉर्म या सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ वो भागी होता था या वंडर होता या आम गली कूच वाला। यानी आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि ले मैन को वो ज़्यादा तरजीह देते थे बनिस्बत जो है एलीट क्लास के। और इसी वजह से इनकी हीरोज़ जो है वो इसी वजह से, ताकि वो उनके स्ट्रांग इमोशन की खातिर, उनकी इनफरादियत की खातिर और उसके जो है यानी इस मतलब की खातिर, ताकि वो जो है आगे उसको पेश कर सके। तो ये बेसिकली इनके प्रोमिनेंट रोमांटिक हीरो की या प्रोमिनेंसी थी। अब 10 नंबर पे हम आप लोग को कंक्लूजन दे रहे हैं कि ये रोमांटिक मूवमेंट बेसिकली इसके अंदर फिर पोएट्स और राइटर कौन थे। यानी प्रोमिनेंट रोमांटिक पोएट्स एंड राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूड विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको एस.टी. कॉलरिज भी कह सकते हैं, और विलियम ब्लैक, लॉर्ड बैरन, फारसी भाषी शैले यानी जिसको पी.बी. शैले कहते हैं, जॉन कीट्स एंड मैरी शैले। Their works reflected the themes and ideals of romanticism, leaving a lasting impact on the literary landscape। यानी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक लेगेसी छोड़ी है, यानी एक विरासत छोड़ी है, और लास्टिंग इम्पैक्ट है उनका, हमेशा रहने वाला एक असर है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारा फेसबुक पेज टाइटल भी है, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।